फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था अपनी आदत के अनुसार वैशाली खुद से बात किए जा रही थी और इसी चक्कर में कब उसने गलती से हर्षित को मैसेज कर दिया उसे खुद भी पता नहीं चला। अजीब कुमार। वैशाली ने डिलीट करने की कोशिश की मगर तब तक मैसेज पढ़ने का ब्लूटिक दिखने लगा था। वैशाली तू डफर है, क्या ज़रूरत थी खुद से बात करने की। हो गई ना गड़बड़। और ये अजीब कुमार फ़ोन में ही बैठ गए लगता है। तभी मैसेज जाने में देर नहीं होती और ये जनाब पढ़ लेते हैं। अब क्या होगा। वैशाली क्या गड़बड़ कर रही है कब से। मीरा देवी ने बाथरूम से बाहर आते ही वैशाली से सवाल किया, जो कि अपनी परेशानी में इतना खो गई कि उसे अपनी दादी के आने का पता भी नहीं चला। अब आगे। वैशाली बाथरूम से आकर फ़ोन देखती है तो उसमें हर्षित के मैसेज होते हैं। वैशाली पहले नेट बंद कर हर्षित के मैसेज पढ़ती है, जिससे उसे वैशाली के मैसेज पढ़ने का पता ना चले। बहुत मज़ा आ रहा होगा ना आपको। वैशाली के सामने कैलेंडर पर नीलकंठ महादेव की सुंदर सी तस्वीर लगी थी। उस तस्वीर में महादेव की मंद मंद मुस्कान देख ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे महादेव वैशाली की बातें सुनकर ही मुस्कुरा रहे हों। ये देखिए, आपने कितनी बड़ी गड़बड़ करवा दी। वैशाली तस्वीर को फ़ोन दिखाते हुए कहती है, गड़बड़ तो हो गई पर अब कोई बहाना भी नहीं सूझ रहा। अब आप ही कुछ बताइए ना महादेव। वैशाली फ़ोन पकड़ पलंग पर बैठ जाती है। वैशाली, तेरा अकेले अकेले बोलना ख़त्म हो गया हो तो बाहर आकर नाश्ता कर ले। आई दादी। वैशाली अपनी दादी की आवाज़ सुनकर बाहर चली जाती है। नाश्ते के समय भी वैशाली का पूरा ध्यान मैसेज पर ही था, इसलिए थोड़ा सा खाकर ही वो उठकर जाने लगी। अरे तू कहाँ जा रही है, ठीक से नाश्ता तो कर ले। हो गया माँ। वैशाली ने बिना मुड़े ही अपनी दादी को जवाब दिया और कमरे में जाकर अपने फ़ोन पर मैसेज टाइप करने लगी। वो दादी आ गई थी तो हड़बड़ी में गलत मैसेज सेंड हो गया। सॉरी दादी। वैशाली ने मन ही मन अपनी दादी से माफ़ी भी मांग ली थी, क्योंकि बहुत सोचने के बाद उसे यही एक बहाना सही लगा। मैसेज सेंड होने के बाद वो हर्षित के जवाब का इंतज़ार करने लगी। वैशाली जवाब के इंतज़ार में पलंग पर लेट जाती है, एक तकिया सिर के नीचे और एक पेट पर रख वो बार बार पास पड़े फ़ोन को देखती रहती है। कमाल है, जब नहीं देखना था तब तो फ़ोन में घुसकर बैठे थे और जब मैं इंतज़ार कर रही हूँ तो ये जनाब भाव खा रहे हैं। बड़बड़ाते हुए वैशाली ने फ़ोन देखा और हर्षित का मैसेज ना देख वो तकिया फेंक कर बाहर जाने लगी। ना आए मैसेज, मैं कौन सा मरी जा रही हूँ उनके जवाब के इंतज़ार में। जैसे ही वैशाली दरवाजे के बाहर पाँव रखने लगती है तभी उसके फ़ोन की मैसेज रिंग की आवाज़ आती है और वो लपक कर फ़ोन उठा लेती है। सच में हड़बड़ी में ऐसी गड़बड़ी, आपने कहा तो मान लेता हूँ। हो तो आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ। वैशाली को लगा कहीं हर्षित उसका झूठ पकड़ ना ले। जी नहीं, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। वैशाली को हर्षित का मैसेज पढ़कर उससे झूठ बोलने का बुरा लगता है, इसलिए वो बात ख़त्म करने के लिए हर्षित को मैसेज कर देती है। ठीक है, अब रात में बात करते हैं। हर्षित वैशाली का मैसेज पढ़कर खुश हो जाता है, क्योंकि वैशाली ने आगे रहकर उनसे बात करने को कहा था। अकेले अकेले क्यों हंस रहे हो। अनुप्रिया जी हर्षित के लिए चाय का कप लेकर आती है तो उसे अकेले हंसते देख सवाल कर बैठती है। इस बीमारी को फ़ोन कहते हैं माँ। अनुप्रिया जी की बात का जवाब कमरे के बाहर काम करती हर्षित की भाभी रुसाली ने दिया। इसमें इंसान अकेले हंस भी लेता है और रो भी लेता है। अरे ऐसा भी क्या है इस फ़ोन में जो तू सारा दिन इसी में लगा रहता है। फ़ोन देखकर आंखें खराब हो गई तो ये फ़ोन नहीं आएगा तेरी उंगली पकड़ने। कहते हुए अनुप्रिया जी खाली कप लेकर चली जाती है। हर्षित ने अपनी माँ के मूड को देखते हुए चुप रहने में ही भलाई समझता है। वैसे भी बेचारा बोलता भी कैसे। माँ की डांट से बचने के लिए इतनी गर्म चाय जल्दी जल्दी में जो पी गया था। इतने समय बाद वैशाली के बड़े पापा का कॉल आता देख रामानंद जी असमंजस में पड़ गए। धड़कते हृदय और मन में सवालों की आंधी शोर मचाने लगी थी। फिर उन्होंने खुद को शांत करते हुए कॉल रिसीव कर लिया। रामानंद जी, हेलो। वैसे तो जल्दी से जल्दी सारी बात जान लेना चाहते थे। सुखदेव जी, हेलो। दरअसल हम वैशाली का दूसरा विवाह करवा रहे हैं, तो अगर आप वैशाली को विवाह में दिए अपने गहने लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।
और बदले में हमने जो भी वैशाली को विवाह में भेंट स्वरूप जो दिया वो सारा सामान हमें वापस दे सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी बच्ची के नए जीवन की शुरुआत से पहले उसके अतीत से उसका हर रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाए। इसलिए आप आज और अभी मुझे अपना निर्णय बता दें। कल को यदि गहने या किसी और बात के लिए आपने मेरे परिवार या बेटी के जीवन में कोई हस्तक्षेप किया तो आपके और आपके परिवार के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। सुखदेव जी बिना किसी लाग लपेटे के सीधे मुद्दे की बात कह दी थी। अब जहाँ दिलों में दूरियां और रिश्तों में नफरत थी तो भला किसी को बुरा लगे या अच्छा, इसकी परवाह कौन करता है। रामानंद जी, गहने देने की कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे भी आपने भी बहुत कुछ कीमती दिया था। अब सब भुलाकर दोनों परिवार खुशी खुशी आगे बढ़ जाएं, इतना बहुत है। सुखदेव जी, जो सबसे कीमती थी उसका मान कहाँ रखा आपने। अब आपके खुशियों और गमों की कोई परवाह नहीं हमें। सुखदेव जी ने कड़वाहट से कहा और कॉल कट कर दी। उन्होंने कहा कि उन्हें गहने वापस नहीं चाहिए, तो अब किस्सा यहीं ख़त्म समझो। अब हमें शादी की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। सुखदेव जी बात कर ही रहे होते हैं, तभी सुनील वहां आ जाता है। अच्छा हुआ आप एक साथ सब ही मिल गए, सुनील ने सबको देखते ही कहा। दादी, पंडित जी ने तो अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त निकाला है और उसमें तो बस 1 महीना ही बचा है, सुनील ने चिंतित स्वर में कहा, जिसे सुनकर वहां मौजूद सबके चेहरे पर भी चिंता की लकीरें स्पष्ट नजर आने लगी थी। ठीक है, तो अब सच में हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए आज से तैयारी करने लग जाओ। मीरा देवी के शब्दों से मानो सब अपने सोच के भंवर से बाहर आए, मगर उनके शब्दों की दृढ़ता देख किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उन्हें कुछ बोलने की। सुनील, तुम अब क्या करने वाले हो। दादी, मैं तो अब दुकान जाने वाला था, रवि अकेला है ना वहाँ पर, सुनील ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। आज तो तुम अकेले चले जाओ, मगर कल वैशाली और बहुओं को साथ लेकर जाना, उन्हें गहने कपड़ों की खरीदारी करवा देना। वैसे तो ये एक दिन में होने वाला कार्य नहीं है, पर शुरुआत तो करनी होगी। और हाँ, सबसे ज़रूरी आज शाम आते समय पूजा को लेते हुए आना, ताकि उसे सब बता सके और भी अपनी तैयारी समय पर कर सकें। जी दादी, मैं आज ही चला जाऊंगा और जाने से पहले उसे बता दूंगा, सुनील ने कहा। उसने एक नज़र अपने पापा और चाचा की ओर देखा, फिर वहां से चला गया। माँ, ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा, वैशाली के पापा ने कहा। हालांकि उन्हें पता था उनकी बेटी कुछ दिनों में चली जाएगी, मगर इतनी जल्दी इसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। अब जब वैशाली ने कह दिया कि कोई तामझाम नहीं करना है, तो फिर देर करने में कोई समझदारी नहीं है। बस तुम दोनों हमारे कुछ नज़दीकी रिश्तेदारों के नामों की सूची बना लो, जिन्हें शादी में बुलाना होगा। तुम चिंता मत करो, हम उसकी शादी कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम पराया कर रहे या भुला देंगे उसे। जब भी हमारी ज़रूरत होगी हम हमेशा उसका साथ देंगे। पहले जो भी गलतियाँ की हैं अब उन्हें किसी भी हाल में दोहराना नहीं है। मीरा देवी की बातें सुनकर वैशाली के पिता के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान तैर जाती है। अब क्या बात करनी है उन्हें। सुदेश जी आखिर रामानंद जी को चाय देते हुए सवाल कर ही लेती है, जो रामानंद जी के फ़ोन पर सुखदेव जी की बात सुनने के साथ ही उसके मन में जन्म ले चुका था। परंतु क्योंकि उन्होंने पूरी बात नहीं सुनी, तो उनके अंदर पूरी बात जानने की तीव्र लालसा जाग उठी थी। वो वैशाली का दूसरा विवाह करवा रही हैं, तो जो गहने हमारी ओर से वैशाली को दिए गए थे उनके बारे में अंतिम बार बात करना चाहते थे। रामानंद जी चाय का घूंट लेते हुए जवाब दिया। तो आपने क्या कहा, सुदेश जी ने अधीरता से पूछा। उनका बस चलता तो वो अपने पति को अपने सवालों के जवाब दिए बिना चाय भी ना पीने दे। क्या कहना था, हमने गहने दिए तो उन्होंने भी कोई कम सामान नहीं दिया था, जिसे अब हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ऐसे में उनसे गहने लेते तो उनका सारा सामान भी देना पड़ता, इसलिए मैंने स्पष्ट तौर पर उन्हें कह दिया, ना हमें उनसे गहने चाहिए और ना हम उन्हें सामान देंगे। चलो कोई बात नहीं, इतने में ही सही ये मुसीबत तो टली। अब हम वो जौनपुर वाले जयबीर जी की बेटी ज्योति से अपने गौरव का विवाह आराम से करवा सकते हैं। जब से सुदेश जी सही हुई और गौरव का चेहरा ठीक हुआ था,
तब से वो गौरव की शादी के बारे में पहले से भी ज़्यादा सोचने लगी थी। सुदेश जी की खुशी उस समय दुगनी हो गई जब जयवीर जी के सुंदर सी बेटी ज्योति से गौरव का रिश्ता तय हो गया था, जो दिखने में हर लिहाज से वैशाली से कई गुना सुंदर थी। गोरा रंग, दुबली और नाजुक सी ज्योति एक बार देखने से ही किसी के भी मन को भा जाए। अब आप जल्दी से जयवीर जी से बात कर विवाह का दिन तय कर लें, जितना जल्दी हो उतना ही अच्छा। सुदेश जी रामानंद जी को कहकर अपनी खुशी में खुश होती चाय का कप लेकर चली जाती है और रामानंद जी जयवीर जी से बात करने लगते हैं। वैशाली आज जल्दी छत पर आ गई थी। धीमी बहुत ठंडी हवा उसे सुकून पहुंचा रही थी। वो आंखें बंद कर उसे अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। तभी उसे हर्षित का कॉल आता है और वो अपनी आंखें खोल कॉल रिसीव कर लेती है। वैशाली, हेलो। वैशाली आज हर्षित से उसके टूटे रिश्ते के बारे में बात करना चाहती थी, मगर वो कैसे और कहां से शुरू करे उसे समझ नहीं आ रहा था। हर्षित, अच्छा है तुमने हेलो कहा। मुझे लगा मैसेज की तरह गलती से यहाँ भी अजीब कुमार ना बोल दो। हर्षित ने वैशाली को छेड़ते हुए कहा। वैशाली, क्या आपको क्या लगता है मैं आपको जानबूझकर अजीब कुमार कहती हूँ? वैशाली ने नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा। क्योंकि सच तो यही था, वैशाली ने उसे अजीब कुमार ही कहा था। हर्षित, नहीं नहीं, मेरी इतनी हिम्मत जो मैं तुमसे ऐसा कुछ कहूँ। वैसे अगर तुम्हें मुझे कोई नाम देना हो तो क्या दोगी? हर्षित बेसब्री से वैशाली के जवाब का इंतजार करने लगा। दर्द धोखे से झुलसा वैशाली के मन जमीन पर क्या हर्षित के प्रेम का अंकुश फूट पाएगा? वैशाली हर्षित की बात पर सोच में पड़ गई। अब तो उसे कोई झूठ या बहाना भी नहीं सूझ रहा था। हर्षित, खुद को इतनी तकलीफ मत दीजिए। हर्षित वैशाली की परेशानी को भांप गया था। वैसे अभी के लिए अजीब कुमार ही चलेगा। हर्षित ने जिस तरह से अपनेपन के साथ कहा, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे वैशाली के मन में चलती कसमकस का एहसास हो। वैशाली को अचानक सुधा की बात याद आ गई, जब उसने कहा था कि हर्षित उसकी परेशानी को समझता है, और अब उसे भी लगने लगा था सच में हर्षित कहीं ना कहीं उसके मन की स्थिति को समझ सकता था। वैशाली, वो आपकी शादी जब टूटी थी तो वैशाली को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से पूछे। उसे डर था कहीं उसके कहे शब्दों से उसे ठेस ना पहुँचे। मतलब आपकी भी शादी टूटी है तो आपके लिए भी ये सब मुश्किल होगा ना? हर्षित, वैशाली, दर्द तकलीफ हमें उन टूटे रिश्तों से नहीं होती, बल्कि उन उम्मीदों के टूटने पर होती है जो हम अपने जीवन साथी से लगा लेते हैं। जो सपने, जो रिश्ता जुड़ते ही हमारी आंखों में अपनी जगह बना लेते हैं और हम बिना सामने वाले की मर्जी जाने उसे उन सपनों में शामिल कर लेते हैं। कभी सोचते हैं वो हमारे लिए ये करेगा, तो कभी ये कि जब हम उसके लिए कुछ करेंगे तो वो कितना खुश होगा, और जब वो सब नहीं होता तो तकलीफ भी होती ही है। मेरी पहली शादी भी अरेंज ही थी। बहुत कम बात हुई थी हमारी। कुछ सपने और उम्मीदों के टूटने का दर्द हुआ था मुझे भी, मगर प्यार नहीं, क्योंकि प्यार होता उसके पहले ही वो अपना निर्णय ले चुकी थी। हेलो वैशाली, तुम सुन रही हो ना? कुछ पलों तक भी जब हर्षित को वैशाली की आवाज़ नहीं आई तो उसने वैशाली से पूछा, और वैशाली मानो नींद से जागी। वैशाली, हाँ मैं सुन रही हूँ। और सब कैसे हैं घर पर? वैशाली ने माहौल को हल्का करने के लिए पूछा। हर्षित, बिल्कुल ठीक हैं, अब तो बहुत खुश भी हैं। हमारी शादी की तारीख जो तय हो गई है। अच्छा ये बताओ तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? वैशाली, क्यों इस तरह अचानक रंग के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? हर्षित, बताओ तो, रंग ही तो पूछा है, कौन सा तुम्हारे फ़ोन का पासवर्ड पूछ लिया। वैशाली, सतरंगी, मुझे इंद्रधनुष का सतरंगी रंग बहुत पसंद है। वैशाली और कुछ कहती उसके पहले उसे पूजा आती दिखाई दी। दीदू आ गई हैं तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। वैशाली ने पूजा के पास आने के पहले झट से कॉल कट कर दी। हेलो वैशाली, अरे यार अब ये सतरंगी रंग कहाँ से लाऊं? कहाँ उसे सरप्राइज़ देना चाहता था और कहाँ मैडम चैलेंज देकर चली गई।
अब तो चैलेंज ही सही, अब तो आपका सरप्राइज सतरंगी ही मिलेगा मिस गुलाब कुमारी, हर्षित ने वैशाली की डीपी देखकर कहा, जिसमें वैशाली गुलाब के पौधों का एक गुलाब हाथ में लेकर देखते हुए मुस्कुरा रही थी। दीदू आ गई आप, वैशाली बाहें फैलाए पूजा की ओर बढ़ती हैं, मगर पूजा उसके हाथ झटक देती है और पास ही रखी कुर्सी पर मुंह फेर कर बैठ जाती है। दीदू नाराज हो, वैशाली पूजा के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। नाराज? नाराज नहीं वैशाली, दुखी हूँ मैं। शादी के बाद पहली बार मुझे पराया महसूस करवाया गया है। सबने, यहाँ तक कि तूने भी मुझसे शादी की बात छिपा कर रखी। पूजा के चेहरे पर उसका दुख स्पष्ट नजर आ रहा था। आंखों के किनारों पर बूंदें झिलमिलाने लगी थी, जिन्हें पूजा ने बहुत प्रयासों के बाद बाहर आने से रोक रखा था। दीदू, वैशाली पूजा का हाथ पकड़ लेती है। पूजा हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है तो वैशाली और कसकर उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर दोनों ऐसे ही कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। दीदू सॉरी ना, वो दादी ने सबको मना किया था, जब तक सब तय नहीं हो जाता तब आपको ना बताएं, क्योंकि आप परेशान हो जाते और फिर दादी और बाकी सब भी सब कुछ अच्छी तरह सोच समझकर सारी जानकारी लेने के बाद ही फैसला करना चाहते थे। बड़ी आई दादी की बात मानने वाली। इस बार पूजा ने अपने हाथ छुड़ा लिए थे। जब दादी मना करती आम के पेड़ पर चढ़ने के लिए, तब तो तू हमेशा उनसे छुपकर चढ़ जाया करती थी। तब तुझे दादी की बात मानने का ख्याल नहीं आया। पर दीदू, कच्चे आम तो मुझसे ज़्यादा आपको पसंद थे और हमेशा मुझे इसलिए चढ़ना पड़ता था क्योंकि आप हाइट में मुझसे छोटी हो ना। वैशाली ने अपने मुंह पर हाथ रख हंसते हुए कहा, मैं बस तुझसे थोड़ी ही छोटी हूँ। पूजा ने वैशाली को उंगली दिखाते हुए कहा और फिर अचानक गले से लगा लिया। बड़े प्रयत्न से पूजा ने जिन आंसुओं को किनारे की सीमा में रखा था, भावनाओं की नमी पाते ही वो बांध टूट गया और आंसू अपनी सीमा लांग किनारों से बाहर बहने लगे। तू अपनी मर्जी से इस शादी के लिए तैयार है ना? तुझ पर कोई दबाव तो नहीं है? इस बार पूजा ने वैशाली का हाथ पकड़ लिया था। वैशाली ने बिना किसी भाव के पूजा को देखा। कभी ना कभी तो करनी ही थी ना, और फिर यहाँ सबको पसंद भी है। मैंने भी बात की, सब कुछ ठीक ही लगा। और प्यार, उसका क्या? वैशाली, प्यार तो पहले भी था ना दीदू, वैशाली ने दूसरी ओर देखते हुए कहा। देख, जब मैं आ रही थी ना, तब सुधा भाभी और काजल भाभी मिली। उन दोनों ने मुझे सब बताया। हर्षित एक बहुत अच्छा और समझदार लड़का है, तू उसके साथ खुश रहेगी। बस तू कोशिश तो कर सकती है ना उससे प्यार करने की। क्या प्यार कोशिश करने से हो जाता है? जब वैशाली ने पूजा के बीच में रोक सवाल किया तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। वहीं पहाड़ी जहां तुषार और गौरव मिला करते हैं, लगता है अब तू पूरी तरह पागल हो गया है। वो दोनों इस समय उसी पहाड़ी पर थे। गर्मी से बचने के लिए दोनों पेड़ की छांव में बैठे थे। तुषार गौरव पर गुस्सा था, जिस कारण वो ऊंची आवाज में उससे बात कर रहा था। खेल चल रहा है यहाँ, जो तूने उस लड़की से शादी के लिए हाँ कर दी, और वो भी इतनी जल्दी। इतनी भी क्या जल्दी थी? दिवाली के बाद भी तो शादी हो सकती है ना, तो कुछ बोलता क्यों नहीं है? तुषार ने गौरव को देखकर कहा, जो अब भी दूसरी ओर देख रहा था। अब कुछ नहीं हो सकता, गौरव ने शांत आवाज में कहा। अक्षय तृतीया को मेरी और ज्योति की शादी हो रही है। माँ और पापा ने सब तय भी कर दिया है, और माँ ने बताया कि वैशाली की शादी होने वाली है। वाह, तुषार ने ताली बजाकर कहा। मतलब अगर वो शादी करेगी तो तुझे भी करनी है। बात वो नहीं है, कभी ना कभी तो आगे बढ़ना ही है, तो अभी क्यों नहीं? गौरव ने जाते हुए कहा। प्यार, वो कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। तुषार ने गौरव का हाथ पकड़कर कहा। पता नहीं, गौरव ने अपना हाथ छुड़ाया और वहां से चला गया। वैशाली का घर। दोपहर के खाने के बाद सब बैठकर शादी के बारे में बातें कर रहे थे। शादी में हम सब खूब नाचेंगे और सबके कपड़ों का रंग सेम होगा और सबके कपड़े मैं पसंद करूंगी। पूजा जोश में सबको अपनी योजना बता रही थी। ऐसा कुछ नहीं होगा। मीरा देवी के इन शब्दों ने पूजा के जोश पर ठंडा पानी डाल दिया था। शादी बहुत ही सादगी से होगी
और ये वैशाली का निर्णय है क्या? दादी, इसका मतलब हम कोई मजा नहीं करेंगे, कोई नाच गाना, तैयार होना, कुछ भी नहीं। पूजा ने उदास होकर कहा। करेंगे ना, हम सब पूजा की शादी से एक दिन पहले सब रिश्तेदारों को बुलाने वाले हैं। फिर हम सब मिलकर पूरी रात भजन कीर्तन करेंगे। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।